नमस्कार, मून न्यूज़ के पॉडकास्ट शो दिल से में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका दलित चेतना से शुरुआती दौर से नाता रहा है। यदि हम बात करें प्रदेश की राजनीति में तो 80 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति ने कई करवट ली है। दलित चेतना के उभार से लेकर पिछड़े वर्ग की मुखरता ने प्रदेश ही नहीं देश का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। ऐसे में दलित समाज और पिछड़े समाज से एक सशक्त नेतृत्व की पीढ़ी तैयार हुई। उसी जनरेशन का में एक नाम है सुनील चित्तौड़ साहब का। पूर्व विधायक और संगठन के महारथी के रूप में आपकी प्रदेश में पहचान है और वर्तमान में आप आज़ाद समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। चित्तौड़ साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, बात हो रही है 80 के दशक की और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। यदि हम उससे पहले की बात करें तो दलित समाज में या दलित चेतना की क्या स्थिति थी? देखिए, पहला इलेक्शन हमारे देश में 1952 में हुआ, आज़ादी के बाद। जी। क्योंकि इस देश के अंदर जो गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था है, तो उसमें बहुसंख्यक जो 85% लोग हैं उनको हजारों साल से किताब और कलम से वंचित करने के कारण कमज़ोर किया गया। तो वह समाज राजनीतिक क्षेत्र में बिल्कुल अज्ञानी था। तो ऐसे समाज के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश की सामाजिक व्यवस्था को देखने के बाद में ये संकल्प लिया कि मैं इस समाज को प्रत्येक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में अन्य सभी समाज के बराबर लाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से पहला एक संगठन वीकर सेक्शन के लोगों को बनाया। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, सूत्रों की खोज, शूद्र कौन और कैसे, जाति भेद का उच्छेद। उन्होंने इस वर्ग को जागृत करने के लिए पत्रिकाएं भी निकाली, समय समय पे मूक नायक पत्रिका निकाली, बहिष्कृत भारत पत्रिका निकाली, प्रबुद्ध भारत के नाम से पत्रिका निकाली, समानता के नाम से पत्रिका निकाली। इस समाज में जागृति लाने के लिए, इस समाज को अनुशासित तरीके से खड़ा करने के लिए समता सैनिक दल के नाम से एक बड़ा संगठन बनाया। इस समाज को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भारत के संविधान में वोट के अधिकार के रूप में भारत के समस्त नागरिकों को अधिकार दिया कि अब भारत में जो भी शासक बनेंगे, जनता अपने वोट के माध्यम से प्रतिनिधि चुनेगी और चुने हुए प्रतिनिधि आम जनता के कल्याण के लिए सरकार में बैठकर कार्य करेंगे। चूँकि ये जो बड़ा वर्ग है 85%, जिसमें लगभग शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं 7.5%, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं 15%, 52% अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, 10% माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जो इसी वर्ग से समय समय पर धर्म परिवर्तन करके इधर माइनॉरिटी के रूप में जाने जाते हैं, जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं। तो लगभग 85% लोग हैं। तो इन लोगों को लंबे समय से ना शिक्षा मिली, सम्मान नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, किसी प्रकार से कहीं भी इनको एक इंसानियत के रूप में देखा नहीं गया। क्योंकि ये विडंबना इस देश के अंदर की गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था में ऐसे ग्रंथों में लिख दिया गया कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये सारी बातों को समझते हुए बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए, चाहे वो शिक्षा लेने का अधिकार हो, चाहे वो न्याय पाने का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार पाने का अधिकार हो, साथ ही साथ वोट देने का अधिकार दिया। 26 जनवरी 1950 को, 1952 से पहले 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को देते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, यदि इस देश के सरकार में बैठे हुए लोग ईमानदारी से इस संविधान को लागू करेंगे तो 10 साल के अंदर इस देश के जो गरीब कमजोर लोग हैं उनके चेहरों पर मुस्कान आना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संविधान में गरीब कमजोर लोगों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार दिए गए थे।
लेकिन उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे शक है यदि संविधान को चलाने वाली सरकार में बैठे हुए लोग ईमानदारी से इस संविधान को लागू नहीं करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बेकार साबित होगा। साथ ही साथ उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों से अपील की, एक कमजोर वर्ग के लोगों, मैंने आपको वोट डालने के अधिकार दिलवा दिए, मैंने आपको संविधान में सभी क्षेत्रों में बराबरी के अधिकार दिलवा दिए। अब आप लोग अपने जीवन में सम्मान चाहते हो, स्वाभिमान की जिंदगी चाहते हो, आप प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी का दर्जा चाहते हो, आप इस देश के अंदर एक पूर्ण रूप से एक सम्मानित नागरिक का जीवन चाहते हो, तो आपको अपने जैसे लोगों में भाईचारा कायम करना पड़ेगा। आपको अपने विधायक और सांसद जिताने होंगे, आपको अपनी पार्टी बनानी होगी। और बाबा साहब ने ये बात कहते कहते आरपीआई पार्टी के नाम से पार्टी का एक प्रारूप भी तैयार किया, उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी किए। लेकिन उसी बीच में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे। उस पार्टी के जो भी नेतृत्वकर्ता थे वो उस पार्टी को 1972 तक चला पाए। उसके बाद कांग्रेस ने उनसे 1-2 सीटों पर पैक कर करके उस पार्टी को ख़त्म कर दिया। उसका चुनाव चिन्ह खत्म हो गया, उस पार्टी का नाम खत्म हो गया, उस पार्टी का नेतृत्व खत्म हो गया। उसके बाद सन 72 के बाद पूरा ये 85% जो वर्ग है ये कांग्रेस के साथ चला गया। इनका अपना कोई नेता ना होने के कारण, कोई पार्टी ना होने के कारण ये लंबे समय तक कांग्रेस में चले गए। बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, साड़ूपुर कांड हुआ, पनवारी कांड हुआ, इधर ये मेरठ में मलियाना कांड हुआ, मुस्लिम समाज के साथ तमाम घटनाएं ऐसी घटती रही। बारातों को रोका जाने लगा। इसी पीरियड में मानवर कांशीराम साहब जो भामा अनुसंधान केंद्र में क्लास 1 के वैज्ञानिक थे, उनके जीवन में एक घटना घटी। 14 अप्रैल को उनके कार्यालय में एक माननीय दीना भाना वाल्मीकि एक यूनियन चलाते थे। उन्होंने कहा कि हम 14 अप्रैल को छुट्टी चाहते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाएंगे। मानवर कांशीराम साहब उनके बॉस थे, उन्होंने छुट्टी स्वीकृत कर ली। लेकिन उस समय जो डायरेक्टर थे मानवर कांशीराम साहब से ऊपर, उन्होंने उन लोगों को छुट्टी करने के कारण नाराज होकर सस्पेंड कर दिया। तो वो सस्पेंड हो गए तो उन्होंने मानवर कांशीराम साहब से कहा कि हम तो कोई गलत काम नहीं किया, आपसे छुट्टी लेकर गए थे। उन्होंने बाबा साहब के संघर्ष को याद दिलाया, महात्मा ज्योतिबा फूले जी के संघर्ष को याद दिलाया कि आपको भी जो शिक्षा मिली है और रोजगार मिला है, इतना बड़ा पद मिला है, महात्मा ज्योतिबा फूले बाबा साहब के संघर्ष के कारण मिला है। मानवर कांशीराम साहब को उन्होंने बाबा साहब की लिखी हुई एक पुस्तक जाति भेद का उच्छेद उनको भेंट की। उस पुस्तक को मानवर कांशीराम साहब ने बार बार पढ़ा और पढ़ने के बाद उनका दिल दिमाग समाज के लिए समर्पित हो गया। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अब आप लोगों को बहाल कराऊंगा, और बहाल कराने के बाद वो नौकरी छोड़कर घर चले गए। 3 महीने बाद वो घर से निकले और उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं अपने घर वापस लौट के नहीं आऊँगा, अब मैं पूरे देश के अंदर जो गरीब कमज़ोर लोग हैं इनके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ूंगा। और बाबा साहब ने जो उम्मीद की थी आगरा में 18 मार्च 1956 को कि मैं इस कारवां को बेशुमार हृदय विदारक अपमानों का सामना करते हुए यहाँ तक लाया हूँ, यदि आप लोग इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो पीछे भी न जाने दें। बाबा साहब ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि इस कारवां का मैं अकेला एक तंबू हूँ, मैं इस कारवां रूपी तंबू का अकेला एक बम्बू हूँ, और मैं इस समय बीमारी की हालत में हूँ। यदि आप लोग इसके बम्बू नहीं बनेंगे तो ये तंबू कभी भी गिर सकता है। बाबा साहब ने उस समय ये भी कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, यदि पढ़े लिखे लोग मेरी तरह काम करते तो आज ये समाज और ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ जाता। ऐसी तमाम बातों को मानवर कांशीराम साहब ने अंगीकार किया, ग्रहण किया और पूर्ण रूप से दलित समाज के लिए इसको तैयार करने के लिए निकल पड़े। मतलब ये माना जाए कि जो
पटकथा बाबा साहब ने एक तैयार की थी, भूमिका तैयार की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम मानवर कांसीराम साहब ने किया। गुलाब सहराजी हुए, बाबू जगजीवन हुए, रामधन जी हुए, बहुत से नेता थे, रामविलास पासवान जी थे। ये सब डिपेंड थे कहीं ना कहीं, ये अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए थे। जैसे कोई कांग्रेस में थे, कोई जनता पार्टी में थे, कोई जनता दल में, इस तरीके से किसी ना किसी पार्टी में ये सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। ये एक नेता के रूप में नहीं थे। वहाँ रिजर्वेशन है पॉलिटिक्स में, तो रिजर्वेशन की वजह से सभी पार्टियां रिजर्व सीटों पर शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को टिकट देती हैं, कुछ लोगों को मंत्री बनाती हैं, तो कुछ लोगों को वो वोट समाज का लेने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हैं। तो ये उसी प्रकार के लोग थे। दलित चेतना की बात करें राजनीतिक रूप से, तो रिपब्लिकन पार्टी का नाम आता है कि उसने भी काफ़ी काम किया, लेकिन वो समाज को वो दिशा या उसकी दशा नहीं बदल पाया जो बहुजन समाज पार्टी ने, प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की, वो बहुजन समाज पार्टी ने जो कर दिखाया। तो ये इसमें क्या अंतर पाते हैं आप, क्यों ऐसा? उस समय जब मानवर कांसीराम साहब ने काम शुरू किया था, तो उनको पहले से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मिशन मूवमेंट था, जो उनका संघर्ष था, उसका लाभ मिला। क्योंकि बाबा साहब से पहले किसी ने काम नहीं किया, तो बाबा साहब जो अपने जीवन में काम कर पाए, तो महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर भारत के अंदर यहीं तक सीमित रह पाए। और मानवर कांसीराम साहब ने जब काम शुरू किया, तो उनको पूरे देश में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सभी जगह शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के लोग कर्मचारी अधिकारी के रूप में यूनियन बना के संघर्ष करते हुए मिले। तो मानवर कांसीराम साहब ने सोचा कि मुझे यदि किसी को खड़ा करना है, अपनी बात को समझाना है, भागदौड़ करनी है, तो ये सारे गुण पढ़े लिखे लोगों में होते हैं। इसलिए उन्होंने पढ़े लिखे लोगों का एक संगठन बनाया बाम से 6 दिसंबर 1978 को, और उनसे कहा कि भाई आप समाज के लिए काम करो, जो आपके साथ दफ्तरों में अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है, आप अपने समाज को बताओ, क्योंकि समाज आपसे अपेक्षा करता है कि हमारा थानेदार है, हमारा तहसीलदार है, हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये बताओ लोगों को। और इसके बाद में 6 दिसंबर 81 को दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के नाम से सामाजिक संगठन खड़ा किया, और इनके माध्यम से उन्होंने बहुत से सम्मेलन किए, जनसभाएं की, रैलियां की, आरक्षण कोटा पूरा करो वरना कुर्सी खाली करो, मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के नारे लगे, दीवारों पर नारे लिखे गए, पूरे देश के अंदर रैलियां हुई। मैं 1990 में यहाँ से आगरा से 29 कार्यकर्ताओं को लेकर साइकिलों से हम लोग दिल्ली गए, और रास्ते में जितने भी गांव पड़े, सभी गांव में हमने दीवारें लिखी, मीटिंगें की। तो एक जुनून था उस समय, जबरदस्त माहौल था। पूरे देश में पढ़े लिखे लोगों ने वो बहुजन समाज पार्टी को तैयार किया। 14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बनी, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब का ये कहना था कि जब तक हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, तो हमारी समस्याओं को हाउस में कौन उठाएगा। जब तक हमारी समस्याएं हाउस में नहीं उठाई जाएंगी, तो हमारी समस्याओं का पालन कैसे होगा। 84 में बीएसपी के माध्यम से बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, तो बीएसपी एक बड़ी पार्टी बनी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी। लेकिन आज की तारीख में वह पार्टी, जो उस पार्टी की नेता हैं, उनकी जो नीति है, हो सकता है कि ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। यदि हम बात करें आगरा की, तो आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, लेकिन क्या वजह रही? आप जैसे लोग जो दलित समाज की राजनीति की बात करते रहे, उनको प्रदेश में आपका तो आपने स्थान बनाया, और अन्य कोई ऐसा नेता, बड़े बड़े नेता हुए यहाँ, रामविलास सुमन हुए, गुलाब सेहरा हुए, प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल मंत्री हैं, लेकिन वो प्रभाव जो समाज को संगठित करना, समाज को दिशा देने का काम था, वो आगरा से नहीं हो पाया। उसका क्या कारण माना? उसका कारण ये है कि ये, जैसे आपने नाम लिया माननीय रामविलास सुमन जी का, माननीय गुलाब सेहरा जी का, माननीय एस पी सिंह बघेल साहब का, तो मैंने पहले भी कहा कि ये किसी न किसी पार्टी में एक जो रिजर्वेशन है उसकी पूर्ति कर रहे थे। अब जैसे हमने काम किया, आज भी मैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और मैं 1 मार्च 2020 को एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मिला। उस समय पार्टी नहीं थी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन था। जब मुझे बहन जी ने 10 नवंबर 2019 को निकाला, 10 नवंबर 2019 को निकाला, तब मैंने महसूस किया कि लगता है बहन जी अब
इस पार्टी को ठीक से चला नहीं पा रही हैं। ये पार्टी दिन पे दिन खत्म होती जा रही है। जो लीडरशिप मानवर कांसीराम साहब ने पैदा की, लालजी वर्मा जी, इंद्रजीत सरोज जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, नरेंद्र कश्यप जी, राम वो अपने अम्बेडकर नगर वाले प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे रामाचल राजभर साहब, लोकेश प्रजापति, बहुत बड़ी लीडरशिप थी हमारे आगरा में धर्म प्रकाश भारती जी। नहीं, किसी ने पार्टी छोड़ी नहीं, इनको सबको निकाला गया। जो मिशन था, जिस गति से आगे बढ़ रहा था, उसको देखकर कहीं ना कहीं जो हमारे देश में गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पहली पार्टी के नेताओं को अपने पक्ष में किया, लालच दिया कि 1 सीट पर 2 सीट पर पैट कर लो और हम मंत्री बना देंगे, तो वो नेता लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में अपने समाज को छोड़ गए, अपने मिशन मूवमेंट को छोड़ गए और कांग्रेस की बातों में आके 1-2 बार मंत्री बन लिए, सांसद बन लिए और पार्टी को खत्म कर दिया। ठीक वही अब हो रहा है बीएसपी के साथ कि कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, और आज वहां पर जो नेतृत्व है वो अपने जो मिशनरी लोग हैं उनके साथ नहीं बैठ पा रहा है, उनके साथ बैठकर मंत्रणा नहीं कर पा रहा है। तो जो सच्चाई है जमीनी, वो शायद बीएसपी के नेतृत्व के सामने नहीं आ पा रही। तो इसलिए जब नीति खराब हुई, नेतृत्व खराब हुआ, तो पार्टी डाउन हो गई। तो ये माना जाए काशीराम जी के देहांत के बाद जो उनका मूवमेंट था, जो उनका मिशन था, मायावती जी जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उसको ठीक तरीके से संभाल नहीं पाई। उनकी 2012 तक तो माननीय बहन जी ने मानवर कांसीराम साहब से प्रेरणा लेकर इस मिशन को, इस पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2007 में एक रिकॉर्ड बना, लगभग 33.5% वोट मिले और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, बहन जी के नेतृत्व में बनी। और बहन जी ने लगातार पूरे 5 साल पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छे कार्य भी किए। लेकिन 2012 के सरकार के जाने के बाद में अब कौन लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं, किसकी सलाह मान रही हैं, तो जब भी इलेक्शन हो रहा है तो पार्टी डाउन हो रही है, खत्म हो रही है। आप काफ़ी नज़दीक रहे हैं और आप बल्कि बसपा के संस्थापक जो पिलर्स थे उनमें भी आपका नाम शामिल रहा है, तो क्या वजह मानते हैं, कौन मिसगाइड करता है उन्हें? और 4 बार आपको भी निष्कासन झेलना पड़ा है बहुजन समाज पार्टी से, तो क्या परिस्थितियां रही, क्या वजह रही? कुछ लोग वहाँ ऐसे हैं जो बहन जी का विश्वास प्राप्त कर चुके हैं और वो मिशनरी लोगों की चुगली करते हैं, और बहन जी उस पर चिंतन नहीं कर पाती हैं, सोच नहीं पाती हैं, एक्शन ले लेती हैं और बाद में फिर लोगों को बुलाती हुई। जितने लोग निकाले गए हैं वो फिर दोबारा वापस गए हैं, फिर निकाले गए हैं, ये ऐसा होता रहता है। मतलब ये माना जाए कान का कच्चा होना उनका एक... हाँ, ऐसी कहावत है ना, कान का कच्चा है, तो ऐसे कुछ डिसीजन लेने में जल्दी करती हैं। हम बात करें 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी प्रदेश में, 1993 की बात है। तो 1993 में एक लखनऊ गेस्ट हाउस कांड बड़ा चर्चित हुआ था, सरकार के पतन भी हुआ था उस समय। 1993 में नहीं हुआ था, 2 जून 95 को हुआ। अच्छा, माफ कीजिए, 2 जून 93 में 4 दिसंबर 93 को 1993 में 4 दिसंबर को एसपी बीएसपी अलायंस की सरकार बनी। जी 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 95 में हुआ। 2 जून 95 को जो मीराबाई गेस्ट हाउस है, वहाँ माननीय बहन जी के ऊपर समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमला किया था। तमाम विधायकों को मारा पीटा गया, तमाम विधायकों को जबरदस्ती वो खींच के ले गए। उस रात में वहीं था। ये जिला पंचायत का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन चल रहा था, तो हमारे लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी से जो जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने जो हमारी प्रत्याशी थी, एक महिला थी, वो जा रही थी, तो उनको रास्ते में समाजवादी पार्टी के लोगों ने रोक लिया, उनका नामांकन नहीं होने दिया। ऐसे ही चारों तरफ से खबरें आने लगी, तो जोर जबरदस्ती से ये समाजवादी पार्टी के लोग जिला पंचायत के चुनाव को अपने फेवर में करने जा रहे थे। तो यहाँ से मनमुटाव शुरू हो गया। उस समय फिर निर्णय हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने का। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सपोर्ट दिया और बहन जी उस सपोर्ट की चिट्ठी को लेकर लखनऊ में मीराबाई गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। जो लोग बहन जी को पसंद नहीं करते थे पार्टी में, ऐसे कुछ विधायकों ने और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को इसकी सूचना दे दी। जब ये सूचना मिली तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने जोर जबरदस्ती करके
अपनी सरकार को बचाए रखने का प्रयास किया। उस बचाए रखने के प्रयास में बहन जी के ऊपर, तमाम विधायकों के ऊपर हमले हुए। वो तो कुदरत का धन्यवाद करते हैं कि उस दिन बहन जी और हमारे तमाम विधायक बच गए। आपने वार्ड अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, 2 बार विधान परिषद सदस्य रहे, संगठन में आपने कई बड़े दायित्व संभाले हैं और जैसा मैंने जिक्र किया 4 बार बसपा से निष्कासन हुआ। हालांकि आप उसका वजह बता चुके हैं कि वहाँ कुछ लोग बहन जी को मिसगाइड करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। वही बहन जी कभी किसी को निकालती हैं तो किसी ना किसी कहने से ही निकालती हैं। तो जो व्यक्ति काम नहीं करते हैं वो लोग काम करने वालों की शिकायत करते हैं और बहन जी उनकी बात मान लेती हैं। अब ये प्राकृतिक कमी कहें क्या कहें कि बहन जी थोड़ा सा इस पर जांच पड़ताल करवा लिया करें तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। अब तो खैर ये बात ही सब पुरानी हो गई। बिल्कुल। अब तो माननीय बहन जी भी 71 साल से ऊपर की होने को आ गई और कहीं उनके दौरे नहीं हो रहे हैं, कहीं जा नहीं रही हैं। अब राजनीतिक पार्टी तो मेहनत करने से चलती है, सभी पार्टी के लोग मेहनत करते हैं। अब बहन जी नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं है। हमारा तो जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर अपना पूरा विश्वास कायम कर रखा है और एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी भारत एकता मिशन को 11 साल से चला रहे हैं और 6 साल पार्टी को चलते हुए हो गए। कहीं भी घटनाएं घटती हैं कमज़ोर वर्ग पर तो अकेले नेता हैं एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी, जो घटनास्थल पर जाते हैं और पुलिस प्रशासन से लड़कर FIR कराते हैं, विरोधियों को गिरफ्तार कराते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक आरोप ये भी रहता है कि चंद्रशेखर जी के पीछे कहीं ना कहीं सपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका है, वो उनको ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं बसपा को कमजोर करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो लोग कहने को तो आरोप कोई भी किसी पर लगा देता है, ऐसा नहीं है। अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए तो भाई चंद्रशेखर जी नगीना लोकसभा से जीत कर आए, 1,51,000 वोटों से जीत कर आए, बड़ी लीड थी उनकी। और उस सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी था मनोज कुमार, उनको जिताने के लिए अखिलेश जी 3 बार गए वहां चुनाव पीरियड में। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, वहां पर बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी था, भारतीय जनता पार्टी का भी था। मुख्यमंत्री जी भी 3 बार मीटिंग करने गए, किसी ने कोई हमको सपोर्ट नहीं किया। हम स्वयं, मैं खुद वहाँ 57 दिन रहा और मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता जो भाई चंद्रशेखर जी को पसंद करते हैं, जो उन्हें अपना नेता मानते हैं, जो उन्हें इस देश के अंदर एक कमज़ोर वर्ग के नेता के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसे तमाम कार्यकर्ता वहाँ गए, दिन रात मेहनत की। वहाँ की जनता को हम लोगों ने समझाया, भाई चंद्रशेखर जी के संघर्ष से वहाँ के लोग प्रभावित हुए और उन्होंने अपना वोट दिया। दलित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने और यहाँ तक कि जनरल कास्ट के तमाम लोग आए और उन्होंने वादा किया कि हम भी आपके साथ हैं। और वोट वाले दिन वो लोग भी साथ में रहे और जनरल कास्ट के लोगों ने भी हमको सपोर्ट किया। आपका एक लंबा कैरियर है राजनीतिक जीवन में, 40 वर्ष से भी ज़्यादा आप एक्टिव रहे हैं, तो कौन से ऐसे क्षण रहे जिसमें आपको लगा होगा कि आपकी मेहनत बहुत, जो सुखद क्षण माने जाते हैं कि जो मिशन लेके जिसको आप चले थे वो पूरा होता दिखाई दे रहा है, या कौन से ऐसे अनुभव रहे जब आपको लगा कि गलत दिशा में मूवमेंट जा रहा है? देखिए, कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करता है तो वो उम्मीद से काम करता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे इसमें सफलता मिले, और जो सफलता मिलती जाती है तो वो खुश भी रहता है। मैंने 9 नवंबर 1986 को पहली बार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मानवर कांसीराम साहब के कार्यक्रम को डॉक्टर अम्बेडकर पार्क किले के सामने अटेंड किया और उसमें नारे लग रहे थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दलित पिछड़ों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुस्लिम जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। तो मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि ये तो सारे नारे बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारे समाज के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला है। हमारा समाज तमाम बस्तियों की बस्तियां, गांव की गांव हमारे लोगों की हैं, लेकिन हमारे लोग वोट भी डालते हैं, पर सरकार जब बनती है तो कभी कांग्रेस की बनती है, कभी जनता पार्टी की, कभी जनता दल की, आज भारतीय जनता पार्टी की, हमारा वोट कहाँ चला जाता है? इसका मतलब हमारे लोग अनभिज्ञ हैं। अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण हमारे लोग इनके नारों पर चले जाते हैं। कांग्रेस नारा लगाती रही हमेशा,
20 सूत्री कार्यक्रम है, हम गरीबों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे, सुरक्षा देंगे, घर मकान देंगे, आप हमें वोट दो। तो लंबे समय तक लोग कांग्रेस को वोट देते रहे। भारतीय जनता पार्टी आ गई कि हिंदुत्व की रक्षा करो, हम आपके साथ हैं, उन्हें तो मुसलमान आ जाएंगे, तो वो हिंदुत्व के नाम पे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के तमाम लोगों का वोट ले लेंगे। आज भी पूरे देश के अंदर 50% से ज़्यादा हमारा समाज, जो बैकवर्ड के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग हाई स्कूल पास नहीं है। 50% लोग, आप किसी भी बस्ती मोहल्ले में चले जाओ, यदि 100 घर की बस्ती मिलेगी तो आपको, आप सर्वे करेंगे प्रत्येक घर में जाके, तो मुश्किल से 10-11% लोग आपको हाई स्कूल पास मिलेंगे। आज भी स्थिति है, जबकि संविधान में सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को फ्री में शिक्षा दी जाए। बाबा साहब ने 75 वर्ष पूर्व इतने अधिकार दिए, और वो आज भी आप जैसे कह रहे हैं कि 50% हाई स्कूल पास नहीं होगा, ये बात शिक्षित बिल्कुल नहीं सही होगी, और उनका नारा भी ये था शिक्षित बनो संगठित रहो। तो क्या कमी, किसकी कमी मानते हैं आप? कमी दलित सरकार की है। नेतृत्व की कमी मानते हैं, दलित सरकार नेतृत्व की की कमी मानते नहीं हैं? है। ये जनता के कल्याणकारी योजनाएं बनाने का काम, उनको लागू करवाने का काम सरकार के लोगों का होता है। सरकार लंबे समय तक 56 साल तक कांग्रेस की रही, 37 साल तक उत्तर प्रदेश में रही, 56 साल तक केंद्र में रही। उसके बाद सन 77 से 80 तक जनता पार्टी रही, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। उसके बाद बीच में 5 साल जनता दल की भी सरकार रही, 1989 से लेकर 2004 तक, और फिर कांग्रेस आ गई 10 साल के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी है, इनको 12 साल हो गए केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भी इनको 9 साल हो गए। इससे पहले अटल जी के नेतृत्व में 6 साल सरकार केंद्र में रही, तो इनको भी 16 वर्ष हो गए। सरकारें बदल रही हैं, पार्टियों के नाम बदल रहे हैं, झंडे बदल रहे हैं, चुनाव चिन्ह बदल रहे हैं, नेताओं के चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी सोच नहीं बदल रही है। लोगों को सोचना चाहिए कि ये भारत में रहने वाले नागरिक, ये भारत के लिए काम करते हैं। अगर वो गांव देहात में रह रहे हैं, खेत खलिहानों में अनाज पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं, तो किसके लिए? भारत के आम जनता के लिए। तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनको उनका वाजिब हक देना चाहिए, उनकी जो कीमत है वो देनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देती। माना जाना था दलितों के नाम पे जो राजनीति करते रहे, दलितों के नाम पे जो वोट लेते रहे, लेकिन वो दलितों को हक नहीं दे पाए, वंचित समाज को हक नहीं दे पाए। हक नहीं दे पाए। हक ना मिलने का कारण गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था है। यहाँ जातिवाद एक बड़ा अभिशाप है इस देश के अंदर। जाति से व्यक्ति यदि शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी का है, माइनॉरिटी का है, और वो डीएम भी बन जाए, वो विधायक भी बन जाए, वो सांसद भी बन जाए, वो मंत्री भी बन जाए, वो राष्ट्रपति भी बन जाए, तो भी उसको जाति के कारण वो सम्मान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। ऐसे तमाम उदाहरण हैं देश के अंदर। तो ये विडंबना है हमारे देश की, और यही वजह है कि हमारा देश आज भी परेशान है। आज भी हमारे लोग फुटपाथों में सो रहे हैं। तो जब जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा तो ये भेद तो फिर बना रहेगा। भाई आज एक समाज में ही एक वर्ग ऐसा होता जा रहा है जो संपन्न हो गया, और जो वंचित है वो आज भी वंचित बना हुआ है, उसे वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है कि सबको अधिकार दे। सरकार क्यों नहीं अधिकार दे रही है, ये तो सरकार को देखना चाहिए। सरकार अगर 15% अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब का है, 27% ओबीसी का है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के पास सरकारी मशीनरी है, अमीन से लेके डीएम तक। तो वो मशीनरी क्या कर रही है? वो मशीनरी सर्वे क्यों नहीं करती है? गांव-गांव जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, इनको मकान क्यों नहीं मिल रहे हैं? इनको राशन क्यों नहीं मिल रहा है? इनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? इनको शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है? ये कौन देखेगा? ये सरकार को दिखवाना चाहिए। एक आरक्षण में आरक्षण की बात होती है, ये कहा जाता है कि भाई जो कुछ बिरादरी ऐसी हैं जो पूरे आरक्षण को का भरपूर लाभ ले रही हैं, लेकिन कुछ बिरादरी ऐसी हैं कि जो आज भी वंचित हैं। तो क्या आप सहमत हैं कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, उनको भी हक मिलना चाहिए जो आज तक वंचित हैं? नहीं, ये तो एक साजिश है। ये तो एक साजिश है। इस देश की जो गैर बराबरी की जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो प्लानिंग ऑफिस में बैठे हैं, जो कोर्ट कचहरियों में बैठे हैं, जिनकी मानसिकता दूषित है, जिनके दिल दिमाग में इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, वो जातिग्रस्त भावना से बिल्कुल 100% घिरे हुए हैं। ऐसे लोग ये प्लान करते हैं कि आरक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए। उनकी प्लानिंग क्या है? 35% आरक्षण जो जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके लिए होना चाहिए। अब इससे
उनका प्लान क्या है कि जो वैकेंसी निकले उसमें 100 में से 35% वैकेंसी वंचित समाज के नाम से निकाल दो। अब वंचित समाज में अब योग्यता मांग रहे हैं एमटेक, बीटेक, बीबीए, बीसीए। अब वंचित समाज में आपने बीसीए, बीबीए, एमटेक पढ़ाए तो है नहीं बच्चे, तो बच्चे में अब अप्लाई कैसे करेंगे? जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो अप्लाई कैसे करेंगे? नीचे लिखते हैं नोट, यदि आरक्षित वर्ग से आवेदन नहीं आए तो इसको सामान्य कोटे से भर दिया जाएगा। तो ये एक साजिश है, ईमानदारी नहीं है इसमें दिल में खोट है। अगर वास्तव में ईमानदार हैं तो ऐसे लोगों को पहले आप शिक्षा दो ना, इनके लिए स्कूल बनाओ, इनको बुला बुला के पढ़वाओ, इनके लिए अच्छे टीचर, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करो जिससे वो एमटेक हो, बीटेक हो, बीबीए हो, बीसीए हो। आप बहुजन समाज पार्टी में लंबे अरसे तक रहे हैं। एक आरोप लगता है बसपा सुप्रीमो को पैसे लेके टिकट देने का। तो ये उनका अपना काम है। मैं रहा वहाँ तो मेरे सामने तो ऐसी कोई बातें नहीं हुई। लोग कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ये तो आम चर्चा है लोगों में, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई बात हुई नहीं। यदि हम आगरा की बात करें तो बसपा की मजबूती में जो पहला नाम आपका आता है, धर्म प्रकाश भारती का आता है, गोरेलाल जाटव का आता है, लेकिन तीनों ही आज बसपा से बाहर हैं। ये बसपा के लोगों से पूछना चाहिए, वो सही बताएंगे हम लोगों ने क्या गलतियां की, ये बसपा के लोग बताएंगे। चंद्रशेखर जी ने जो काम किया वो आप जैसे लोग क्यों नहीं कर पाए, जो जबकि आप फुल ट्रेंड थे, आपको संगठन की पूरी जानकारी थी कैसे संगठित करना है। तो जब हम लोग बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे तो पूरे समर्पित होकर काम कर रहे थे। हम अपने दिमाग में कोई प्रश्न नहीं लाते थे कि हमें कोई अपना दल बनाना है। हम बहन जी के निर्देश का पालन करने वाले लोग थे। तो उधर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी 2015 में अपनी एक टीम के साथ भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन बना के, और एक जो सामाजिक भावना होती है कि भाई हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही है, हमें इनको शिक्षित करना चाहिए, तो उन्होंने भीम पाठशाला खोलने का काम प्रारंभ किया 2015 में। और वो लगातार पाठशालाएं खोलते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे, निःशुल्क शिक्षा दिलाते रहे, और 2 साल उनका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पूरे देश के अंदर लोगों ने सराहना की उनकी। उसी बीच में 2017 में वहाँ एक झगड़ा हो गया, अम्बेडकर जयंती और महाराणा प्रताप जयंती को लेके 2 वर्गों में झगड़ा हो गया। उस झगड़े में भाई चंद्रशेखर जी और इनके तमाम साथियों को आरोपित कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। 16 महीने भाई चंद्रशेखर जी जेल में रहे, उनको बहुत मारा पीटा गया, उनके दांत तोड़े गए, उनके नाखून खींचे गए। आज भी उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, उनको खड़े होने में दिक्कत होती है। तो ऐसे संघर्षशील नेता से लोग प्रभावित हुए और मेरे जैसे व्यक्ति ने उनको अपना नेता माना। राजनीतिक गलियारों में चर्चा 2014 के बाद बसपा सुप्रीमो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। आप इन आरोपों से सहमत हैं? बिल्कुल। अब भी उनके जो भी बयान आते हैं, जो भी वो ट्वीट जारी करती हैं, और अभी रैली में भी उन्होंने 9 अक्टूबर को लखनऊ में जो रैली की उसमें भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। तो विपक्ष होता है सत्ता को आरोपित करने के लिए, लेकिन माननीय बहन जी सत्ता को आरोपित नहीं करती हैं, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को आरोपित करती हैं। जबकि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस को बार बार आरोपित करना, समाजवादी पार्टी को आरोपित करना, वो ये तो सरकार में नहीं है। विपक्ष की लड़ाई सत्ता से होती है, तो बहन जी सत्ता के खिलाफ बोलती नहीं है, तो नहीं बोल रही है, तो ये तो पूरी जनता देख रही है। मैं क्या, सारे पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो अब 2027 में प्रदेश में चुनाव होने हैं, आप आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अकेले लड़ेंगे या गठजोड़ से लड़ेंगे? अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने हमको निर्देश दे रखा है कि हम अपने बलबूते पर लड़ने की ताकत अपने संगठन की तैयार करें। तो हम लोग 403 सीटों को तैयार कर रहे हैं, और 403 सीटों पर हमारा संगठन जिले का, विधानसभा का, भाईचारे का, फ्रंटल संगठन का 60 से 70% तक बन चुका है। बाकी हम लोग बना रहे हैं, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी भी बन रही है। हम इसी बीच में पिछले साल हमने 18 मंडलों में 18 प्रबुद्ध जन सम्मेलन कराए, जो बहुत अच्छी तरीके से सफल हुए। और अब 26 नवंबर से लेके 29 मार्च तक 3.5 महीने में हमने उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी 8 रैलियाँ कराई। वो भी सभी रैली बहुत ज़बरदस्त रूप से सफल हुई, जिसमें आगरा में भी 25 जनवरी को रैली हुई GIC मैदान में। तो हमारी सभी रैलियाँ सफल हो रही हैं, सभी कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, और बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। प्रत्येक दिन हमारी पार्टी से लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ छोड़कर बहुत जुड़ रहे हैं।
माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे कि हमें ना बिकने वाला समाज तैयार करना है, ना बिकने वाले नेता तैयार करने हैं। यदि मैं बिक जाऊं तो आप दूसरा कांसीराम तैयार कर देना। तो ये तो प्रकृति है, सुबह होती है, शाम होती है। जो दूसरी पार्टियां हैं या दूसरा समाज है, जातिगत आधार पर देखें हम, एक समय ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ रहता था, आज वो छोड़ के सबकी सब 99% बीजेपी के साथ है। एक समय जो हमारे क्षत्रिय समाज के भाई हैं, जो हमारे जाट समाज के भाई हैं, ये कभी लोक दल, कभी जनता दल, कभी जनता पार्टी में रहते थे, अब वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में। उस समय समय पर नेता बदल जाते हैं, पार्टी बदल जाती हैं, लेकिन लोग इस देश की शासन सत्ता को प्राप्त करने के लिए लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। हमने भी देखा कि हमारी आरपीआई पार्टी खत्म सी हो गई और बहुजन समाज पार्टी चल नहीं पा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो हमने भी अपना नया नेता ढूंढ लिया, नई पार्टी बना दी, नया झंडा आ गया, नया चुनाव चिन्ह आ गया और हम जीती भी गए और पार्लियामेंट पहुंच गए। दलित लीडरशिप की बात करें तो जनरेशन चेंज हो रही है और मायावती जी के भतीजे वो भी कमान संभाल चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी में वो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि वो चंद्रशेखर जी के पैरेलल अब मायावती ने अपना लीडरशिप खड़ी की है? वो उनकी सोच हो सकती है, माननीय बहन जी की सोच हो सकती है, वो उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन जो वर्तमान हालात है उसमें तो जनता के अंदर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी अब बहुत लोकप्रियता के शिखर पर है। वो 2027 में आप बसपा और कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं? दोनों का एक प्रमुख आधार दलित समाज रहा है। आजाद समाज पार्टी आगे निकलेगी और आजाद समाज पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से लोग प्रभावित हैं। पार्लियामेंट में 2 साल से जब हाउस चला, प्रत्येक दिन भाई ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए, हमारे आगरा के तमाम जूता से संबंधित समस्याओं के लिए रोजाना लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो जो व्यक्ति समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे नेता को आम जनता पसंद कर रही है। भाजपा अपने आप को दलित पिछड़ा वर्ग का हितैषी होने का दावा करती है, आप कितना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी दलितों की विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर जातिगत भावना को दृष्टिगत रखते हुए इग्नोर कर दिया। उन्होंने किसी पिछड़े वर्ग के लोगों को भी नहीं बुलाया। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को कभी भी अपनी पार्टी की पोस्ट पर नहीं बिठाते हैं। वो तो केवल यूज करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, वो कहते हैं, लेकिन वो पैदा हुए थे, वो जनरल कास्ट में पैदा हुए, आदिवासी समाज का बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जनरल कास्ट में पैदा हुए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जात बदल दी और पिछड़े वर्ग में शामिल हो गए। लेकिन पिछड़े वर्ग के हितों के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछड़े वर्ग की आबादी लगभग 52% है, तो 52% उनको जो बजट है वो 52% बजट पिछड़े वर्ग के लिए लागू करें, 52% लोगों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाएं। अब हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें आप देखिए प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और ये सब लोग पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को ना तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे, ना इनको कोई चिकित्सा सुविधाएं मिल रही, ना इनकी कहीं सुरक्षा हो रही। महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, दलितों की बारात को रोका जा रहा है। 90% हमारे लोगों को आरोपित करके जबरदस्ती है उन पर आपराधिक धाराएं लगा के और निर्दोष लोगों को जेलों में डाल दिया गया है। तो ये देश है, इस देश की तो मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि आजाद समाज पार्टी यदि 2027 में अकेले चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग का, वंचित समाज का, दलित समाज का वोट विभाजित होगा। तो वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और पूरा की पूरा लाभ आजाद समाज पार्टी को मिलेगा। हम लोग आजाद समाज पार्टी बनाकर आम लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर ये एक मैसेज चला गया है, किसी भी जाति के ऊपर कोई शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, तो भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के लोगों से संपर्क करो, वो लोग न्याय दिलाते हैं। तो एक ये बड़ा विश्वास कायम हुआ लोगों में। तो इसलिए आम जनता आज एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी से प्रभावित होकर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के साथ चल पड़ी है। अभी आगरा में देखा 16 तारीख को भाई आए
भीम नगरी के कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ थी, और उससे एक दिन पहले केशव मौर्य जी आए तो कुछ भी नहीं था। दलित समाज, दलित चेतना और दलित राजनीति के विषय में हमने जाना पूर्व विधायक सुनील चित्तौड़ साहब से। आपने हमें बहुत अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी पॉडकास्ट शो दिल से में किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।